हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक को, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो आज हम लोग काइनेटिक इक्वेशन देखेंगे और फिर उसके बाद रियल गैस और आइडियल गैस क्या होता है और रियल गैस के लिए क्या इक्वेशन है, ये सभी बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक इक्वेशन से, अब वो काइनेटिक इक्वेशन गैस का क्या है उसको जान लेंगे और फिर उस पर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका लास्ट वीडियो में आपको बताया होगा काइनेटिक गैस थ्योरी के बारे में और उसके कई पोस्टुलेट्स भी बताए होंगे, जिसमें से लास्ट जो 5 और 6 नंबर का पोस्टुलेट था वो पोस्टुलेट्स किसके लिए था? आइडियल गैस के लिए था। ठीक है, यानी आइडियल गैस में उनके लिए वो पोस्टुलेट्स ज़्यादा सूटेबल था, रियल गैस के लिए वो उतना सूटेबल नहीं था। तो चलिए देखते हैं, फिर उसको आगे और बात करेंगे हम लोग। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, गैस का काइनेटिक इक्वेशन। तो इसका डेरिवेशन फिजिक्स में आप करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक इक्वेशन हम सीधे लिख दे रहे हैं। पी वी इक्वल टू होता है 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला आपको काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस के नाम से जाना जाता है। अब ये यू आर एम एस क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यू आर एम एस इक्वल टू होता है अंडर रूट जितनी भी वेलोसिटीज़ है उन सभी वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का सम कर लेते हैं और फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे जितना, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये यू एन का स्क्वायर अपॉन एन, जितने भी टर्म हैं उन सब का हम इस तरह मीन निकाल लेंगे और यही इस मीन का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाएगा। तो ये काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है। अब इस काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस में यहाँ P क्या है? P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, N नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स, V आर एम एस ये U आर एम एस। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और m जो है इसमें मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस बता रहा है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक, तो अब आप इस फार्मूला को यूज़ करके इस पे अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग काइनेटिक इक्वेशन इसका गैस मॉलिक्यूल के लिए ये लिखा गया है। एक इक्वेशन और बना सकते हैं इससे, तो उसको भी देख लेते हैं ताकि हम इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकें। ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में हमें दिख रहा है, तो हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग आगे एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसी का यूज करके निकालेंगे। और वो इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन में हम लोगों ने लिखा है पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, ये हम 1 मोल फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये 1 मोल गैस के लिए हम यहाँ इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये रिलेशन ये यूज़ कर रहे हैं। अब इस रिलेशन में अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा रिलेशन? यहाँ हम लिखेंगे 2/3 इंटू 1/2। देखिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए और नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से हम ऊपर वाले रिलेशन पे ही पहुँच जाएंगे।
तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क किया गया है, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और MNURMS एज इट इज़ वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल इस वाले रिलेशन में एक्स्ट्रा हमें ये किया है कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे किया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से यही रिलेशन आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं ताकि हम उस फार्मूला को पा सकें, ठीक। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अब ये इक्वेशन को हम 1 कह के यहीं छोड़ दे रहे हैं। अब उसके बाद हम देखें कि यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा हाफ mv²। तो यहाँ v को हम u ही कह रहे हैं, uv और v दोनों एक तरह के वेलोसिटी हैं, तो चाहे v से रिप्रेजेंट करें या u से करें, तो यहाँ पे हम लोग उसको u से ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दूसरे मॉलिक्यूल के लिए होता है, उसको E से ही लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हाफ mv² होता है, तो यहाँ पे हम URMS का स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये v की जगह पे ये लिखा गया है, इस तरह URMS से हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं उन सब के लिए उसका फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये हाफ MURMS की जगह पे, ठीक है, अगर यहाँ 1 मोल के लिए अगर लिखा जाए तो n भी आ जाएगा। ये तो हम 1 मोल के लिए लिखे हैं, अगर n मोल की बात करें तो यहाँ n भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसको लिख दें n मोल के लिए, फॉर n मोल्स। अगर n मोल्स के लिए इसी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को लिखें तो MNURMS का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देखेंगे कि इक्वेशन 1 में PV = 2/3। अब ये वाला पूरा टर्म है, इस सेम टर्म है यहाँ पे, तो इसकी जगह पे हम E लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2/3E। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है E का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, यानी काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला आएगा ये पता करना है। तो यहाँ से E = क्या लिखेंगे, E = 3 ऊपर उधर चला जाएगा, ये 3/2, ठीक, 3/2 और PV, ठीक है, 3/2 PV हो जाएगा। अब आप यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। अगर 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखें तो PV = RT होगा, यानी PV की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन अब हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो अब इस रिलेशन को E = 3/2 PV है, PV की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया E = 3/2 RT, ठीक। अब इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे जब भी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला बन गया 3/2 RT, ठीक। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये लिखिए या ये लिखिए, एनर्जी का ये, बस यहाँ हम K लगा दिए हैं, K से समझ में आ रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अब यहाँ पे R क्या है, R गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर है, ठीक। अब इसका यूज़ करके आप क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं और देख भी लेते हैं कि कैसे हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, ठीक है। अब इसमें ये URMS क्या है, तो URMS जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, जितनी भी वेलोसिटीज होती हैं उसके मीन का अंडर रूट ही क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है। अब इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग एक और काइनेटिक इक्वेशन का, काइनेटिक गैस इक्वेशन का फार्मूला निकाल रहे हैं, और वो फार्मूला हमें क्या मिला, KE = 3/2 RT मिला। अब इस रिलेशन का यूज़ करके हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं कि उस पर किस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे।
तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मास दिया हुआ है 8 ग्राम मीथेन, तो मास W इक्वल टू कितना हो गया, 8 ग्राम हो गया। अब मीथेन कह रहा है तो मोलर मास निकाल लेंगे हम मीथेन का। CH4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का मास 12 होता है, 4 × 1 करेंगे तो ये 16 इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से टेम्परेचर हमारे पास है 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम चेंज कर लेंगे केल्विन में, तो 300 इसमें ऐड कर लेंगे तो 273 ऐड कर लेंगे इसमें, तो 273 ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। अब उसके बाद गैस कांस्टेंट की वैल्यू, तो हमने बताया था जब हमें एनर्जी निकालना होगा, एनर्जी फाइंड आउट करना होगा, तो वहाँ पे हम गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 8.314 ऐसे वैल्यू होता है, तो 8.3 तक भी यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जूल में ये वैल्यू यूज़ किया गया है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी जूल्स में निकालना भी है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT। ठीक है, ये फार्मूला हम लगाएंगे 3/2 nRT। अब n निकाल लेंगे, n क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है दिया है क्वेश्चन में, 8 ग्राम, और मोलर मास 16 है, तो ये 1/2 करेंगे कैंसिल होके, तो ये 0.5 मोल्स आ जाएगा n की वैल्यू। तो ये 3/2 × 0.5 × 8.3 × 300। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा 3 × 0.5 × 8.3 × 150। तो ये करीब आपको वैल्यू सॉल्व करने पर मिल जाएगा 1870.65 जूल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने होंगे। चलिए अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है, PV = nRT होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस होता क्या है। तो ऐसा गैस जो एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी हर टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे और दूसरे गैस लॉ को भी फॉलो करे, ऐसे गैस को हम आइडियल गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह आइडियल गैस, परफेक्टली आइडियल गैस तो कोई नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जिनको हम लोग नियरली आइडियल गैस के नाम से जानते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब नियरली आइडियल गैस कहलाते हैं। परफेक्टली आइडियल गैस हमारे पास अभी तक नहीं है, क्योंकि उसका कंडीशन ही ऐसा है कि परफेक्टली आइडियल गैस हो नहीं सकता। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो हर गैस के लिए हर जगह पे अप्लाई क्यों नहीं होता है, यानी उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, और उस करेक्शन को करके फिर हम लोग रियल गैस के लिए उस इक्वेशन को पा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आइडियल गैस का इक्वेशन का यूज़ करके कैसे हम लोग उसको रियल गैस इक्वेशन में बदलेंगे। तो इस तरह आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, ये आपने पढ़ा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये जो गैस इक्वेशन है, ये गैस इक्वेशन हर गैस के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत कम ऐसी गैसेस हैं जो, ऐसा आप कह सकते हो कि कोई गैस ऐसा है ही नहीं जो परफेक्टली आइडियल हो, यानी पूरी तरह से इस इक्वेशन को फॉलो करे। यानी इस इक्वेशन में कुछ न कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से सारे गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। अब क्या कमियां हैं, तो उस कमियों को हम यहाँ समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने काइनेटिक थ्योरी पढ़ा होगा, काइनेटिक थ्योरी में जो गैस है वो गैस के, ये कंटेनर है, अब कंटेनर में गैस भरा हुआ है, तो गैस कंटेनर के वॉल से जाके कोलाइड करेगा, टकराएगा बार बार। अब उस गैस के पीछे वाला मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, उस पर अट्रैक्शन अपनी तरफ उसको खींचेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आइडियली अगर बात किया जाए तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, ऐसा आपको काइनेटिक थ्योरी में स्टेटमेंट दिया गया होगा, लेकिन वो हमेशा सही नहीं है। आइडियल गैस के लिए वो बात कही गई है, लेकिन जो भी रियलिटी में हमारे पास गैसेज हैं उनमें कुछ न कुछ अट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे भी वो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी आगे वाले गैस का मॉलिक्यूल को पीछे वाले गैस का मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, या अट्रैक्शन प्रेशर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है ये दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो इस तरह गैस मॉलिक्यूल एक जाके कोलाइड कर रहा है कंटेनर से और दूसरा उसको खींच रहा है। इसका मतलब इस गैस मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी है, तो उसमें कुछ टर्म ऐड होगा क्योंकि ये खींच ले रहा है, ठीक है। तो इसका जो खींच रहा है वो वाली एनर्जी इसमें नहीं ऐड किया गया है आइडियल गैस इक्वेशन में, तो हमें रियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए उसमें वो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और उसी को हम लोग प्रेशर करेक्शन के नाम से जानते हैं। उनके प्रेशर में कुछ ऐड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर करेक्शन। यानी आइडियल गैस इक्वेशन में के प्रेशर में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, तब वो इक्वेशन जो बन के आएगा वो इक्वेशन हर गैस के लिए सूटेबल हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ प्रेशर में करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि जो पीछे वाला गैस का मॉलिक्यूल है वो आगे वाले गैस के मॉलिक्यूल को थोड़ा सा खींचता है, और वो खींचने की वजह से अगर वो न खींचे तो उसका भी प्रेशर इसको मिलेगा और ये जाके तेज़ी से कंटेनर के वॉल से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। तो प्रेशर में जो करेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, तो P की जगह पे AN²/V², ये करेक्शन होना चाहिए। यानी P यहाँ पे सिंगल ऐसे दिख रहा है, उसमें ये वाला टर्म इतना AN²/V² क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि ये खींच रहा है इससे, तो यही है AN²/V²। ये टर्म इसके जो खींच रहा है ये अपनी तरफ, उसको अगर इसको दे दिया जाए तो ये तेज़ी से जाके कोलाइड करेगा, ठीक है। तो ये प्रेशर करेक्शन हो गया। उसके बाद उसके वॉल्यूम की बात करें तो देखिए वॉल्यूम में ये आप देखेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में दूरी होती है, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास इस तरह से नहीं हो सकते, एक दूसरे में चिपके हुए नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ उनके बीच में डिस्टेंस होगा, और यही जो डिस्टेंस इनके बीच में है, ये आप जानते हैं कि गैस का जब वॉल्यूम हम निकालते हैं तो हम जिस कंटेनर में गैस भरा हुआ होता है उस कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम कह देते हैं कि वो गैस का वॉल्यूम है। तो मान लीजिए इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, इसका कंटेनर का वॉल्यूम V है, तो इस पूरे गैस का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत एक दूसरे में चिपके हुए नहीं होते हैं, थोड़ा सा उनके बीच में डिस्टेंस होता है, तो वो डिस्टेंस अगर हम निकाल दें तो हमें एग्जैक्ट सही गैस का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो इस तरह हमें क्या करना पड़ेगा, अब वॉल्यूम में भी करेक्शन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग एबंडेंट वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो वॉल्यूम में जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, एबंडेंट वॉल्यूम, ठीक। तो अब ये वॉल्यूम, जो नया वॉल्यूम मिलेगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम V है, उसको करेक्ट करके हम नया वॉल्यूम V-B कर देंगे, ठीक है। और बाकी nRT आपको यहाँ पे ऐसे एज इट इज रख देना है, ठीक। तो इस तरह जो ये वॉल्यूम छूट जा रहा है, जो खाली जगह छूट जा रहा है, उसी को पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से हटा देंगे तो हमें गैस का एक्चुअल वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम पता हो जाएगा। उसी तरह प्रेशर में जो ये अट्रैक्शन फोर्स को, जो पीछे वाले गैस के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स है उसको ऐड कर दें तो जो गैस का रियल प्रेशर होगा वो पता चल जाएगा। तो इस तरह ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन को अगर हम 1 मोल के लिए लिखें, फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल के लिए लिखे तो n इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा P इक्वल टू A/V² और V माइनस यहाँ n रहेगा, ठीक है, NB, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू RT, ठीक। ये इक्वेशन बना। अब ये इक्वेशन को वांडर वाल्स गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये वांडर वाल्स गैस इक्वेशन है, और ये गैस इक्वेशन के किसके लिए है, फॉर रियल गैस के लिए, फॉर रियल गैस। यानी जो गैस
आइडियल गैस इक्वेशन को एवरी टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करते हैं और भी दूसरे गैसेज लॉ को फॉलो करते हैं, चाहे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, ये सारे लॉ को फॉलो करते हैं, वो गैसेज आइडियल गैस कहलाते हैं। और जो गैस नहीं करते वो रियल गैस कहलाते हैं। तो हमारे नेचर में बेसिकली सारे गैसेज कैसे हैं? रियल गैस ही हैं, कुछ आइडियल गैस नहीं है। नियरली आइडियल गैस आप कह सकते हैं, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको हम लोग नियरली आइडियल गैस मान सकते हैं। तो इस तरह ये जो इक्वेशन बन के आया, ये इक्वेशन रियल गैस के लिए है और ये इक्वेशन वांडर वॉल ने इसको डिराइव किया था, इसलिए इसको वांडर वॉल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब ये कैसे आया? तो ये रियल आइडियल गैस से ही निकल के रियल गैस के लिए इक्वेशन आया, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन हर गैस के लिए परफेक्टली नहीं था, उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत थी और वो करेक्शन करने के बाद हमें रियल गैस का इक्वेशन मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब Z इक्वल टू निकालते कैसे हैं? PV/nRT, ठीक है। इसी रेशियो को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। अब इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हमें पता क्या चलता है? तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है, Z की वैल्यू 1 है, तो ये किसको बताता है? आइडियल गैस के बारे में बताता है। यानी ये गैस कैसा होगा, गैस का नेचर कैसा होगा? आइडियल होगा, ठीक है। यानी वो आइडियल गैस होगा अगर Z की वैल्यू 1 आएगा तो। उसके बाद अगर Z की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 है तो ये क्या बताएगा? ये नियरली आइडियल गैस को बताएगा। अगर नियरली इक्वल टू 1 है तो नियरली आइडियल गैस को बताएगा। अगर Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, Z इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या बता रहा है? रियल गैस। उसके बाद अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या बता रहा है? परमानेंट गैस। परमानेंट गैस के बारे में बता रहा है। परमानेंट गैस कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब कैसी गैसेज हैं? परमानेंट गैसेज हैं, ठीक है। अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो इससे क्या आइडिया मिलता है? लिक्विफिएबल गैस के बारे में, गैसेस के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हम नेचर ऑफ गैसेस के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है। तो आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। आइडियल गैस एंड दिस इज रियल गैस। अगर फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो आइडियल गैस के बारे में हमने बताया कि वो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस इक्वेशन को या गैस लॉज को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इट ओबेज गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। यानी हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ये गैस लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, ठीक है। इट ओबे एंड गैस लॉ एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। ये गैस लॉ को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे फॉलो करेगा, लेकिन ये हर टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस लॉ को फॉलो करेगा। तो ये डिफरेंस हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन PV/nRT। ये गैस इक्वेशन इसके लिए आइडियल गैस के लिए फॉलो किया जाता है। और रियल गैस के लिए जो इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो आइडियल गैस में जो करेक्शन हमने किया उस करेक्शन को करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलता है उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग वांडर वॉल गैस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इक्वेशन रियल गैस के लिए यूज़ किया जाता है और ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया। अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी
फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इक्वल टू इसके लिए आइडियल गैस के लिए क्या होगा 1 होता है, और रियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो नॉट इक्वल टू 1 है। ये बात हमने अभी बताया भी है आपको। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस अगर देखा जाए तो इस आइडियल गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है गैस के मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या होगा 0 होगा। आइडियल गैस में आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक थ्योरी, और काइनेटिक थ्योरी में ये बताया गया होगा 5th या 6th पॉइंट में कि जो गैस है उनके बीच में कोई अट्रैक्शन काम नहीं करता है गैस के मॉलिक्यूल के बीच में। तो इसी तरह इसमें ये स्टेटमेंट फोर्थ डिफरेंस के रूप में दिया जा सकता है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स among gas molecule is 0। ठीक है, यानी इनमें गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है 0 होता है, और इसमें क्या होता है नेवर इक्वल टू 0, यानी इसमें कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे 0 नहीं होगा, यानी मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। जैसे अभी रियल गैस का इक्वेशन लाते समय हमने बताया कि पीछे वाला मॉलिक्यूल आगे वाले मॉलिक्यूल को थोड़ा अट्रैक्ट करता है, तो वो रियल गैस में करता है। आइडियल गैस के लिए ऐसा माना गया कि कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। इस वजह से आज तक हमें कोई आइडियल गैस मिला ही नहीं। 100% परफेक्ट आइडियल कोई हो ही नहीं सकता, हर चीज़ में कुछ न कुछ कमियां पाई जाती है। यही यहाँ से हमें समझ में आता है। तो इस तरह हमने आपको आइडियल गैस और रियल गैस इन सभी के बारे में बता दिया। अब एक टॉपिक जो स्टार्टिंग का रह गया था जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के बारे में, तो हम लोग को देखना है यहाँ पे कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, और वो इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरैक्शन है एक तरह से अट्रैक्शन आप कह सकते हो, तो वो अट्रैक्शन कितने टाइप्स से देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, अब ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब इसको हम लोग आगे यहाँ वान डर वाल अट्रैक्शन के नाम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे डच साइंटिस्ट वान डर वाल, और उन्होंने मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मेथड बताया, डिफरेंट मेथड बताए थे कि किस तरह से इंटरैक्शन देखने को मिलता है। ठीक, तो वो साइंटिस्ट थे डच साइंटिस्ट जिनका नाम था जोहान्स वान डर वाल्स। ठीक है, तो जोहान्स वान डर वाल ने क्या किया था, हु explain the deviation of real gas from ideal behavior through these forces। ठीक है, यानी जिन फोर्सेस को अभी हम डिस्कस करेंगे उन फोर्सेस के हेल्प से इन्होंने आइडियल गैस का बिहेवियर एक्सप्लेन, यानी रियल गैस का क्या बिहेवियर है, रियल गैस का बिहेवियर एक्सप्लेन किया कि रियल गैस आइडियल गैस से किस तरह डेविएट करता है। आप जानते हैं कि आइडियल गैस परफेक्टली आइडियल होता है, हर टेम्परेचर और प्रेशर पे वो गैस लॉ को फॉलो करता है, लेकिन रियल गैस हर टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस लॉ को फॉलो नहीं करता, वो उससे थोड़ा वो डेविएट करता है। तो यही इन्होंने इन फोर्सेस के हेल्प से, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के नाम से जान रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन या मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो अभी हम बताएंगे आपको आगे, तो उनके हेल्प से उन्होंने वो आइडियल बिहेवियर से रियल गैस के डेविएशन को समझाने का प्रयास किया था, और इस तरह इसको हम लोग वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से यहाँ जानते हैं। तो इस तरह दो तरह के इंटरैक्शन देखने को मिलता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन
और दूसरा होता है वीक इंटरैक्शन। जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है यानी वो हम लोग देखते हैं, किस में देखते हैं, उसको आयनिक बॉन्ड में देखते हैं। आयनिक बॉन्ड, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन देखने को मिलता है, या कोवैलेंट बॉन्ड में। ठीक। वीक इंटरैक्शन जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है वान डर वाल्स बॉन्ड कह लीजिए, और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये दोनों एक वीक इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लेस देन 42 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, लेकिन इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी अगर इनके बॉन्ड को तोड़ना है तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इनके लिए इतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसी वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जानेंगे और ये इसके टाइप्स को जानेंगे, और ये इसके टाइप्स को जानेंगे, और उससे ये समझ में आएगा कि किस तरह से रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ जानना है हमें वान डर वाल्स इंटरैक्शन या वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, इंटरैक्शन। अब ये वान डर वाल इंटरैक्शन क्या होता है या वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो वान डर वाल फोर्स एक तरह का अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव इंटरैक्शन अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर कर लीजिए। ठीक है, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर नोन एज वान डर वाल्स फोर्सेज। ठीक है, तो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम लोग वान डर वाल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह वान डर वाल इंटरैक्शन कह लीजिए या फोर्सेस कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो वान डर वाल फोर्सेस क्या है? मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरैक्शन है या मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है उसी को हम लोग वान डर वाल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये वान डर वाल फोर्सेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। कैसे बनते हैं ये वान डर वाल फोर्सेस? तो इनको हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वान डर वाल फोर्सेस को सेकेंडरी बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ये मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। तो चलिए देख लेते हैं किन के बीच में बनता है ये। तो ये जो फोर्सेस देखने को मिलता है ये टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। ठीक है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्सेस देखने को मिल सकता है आपको, और ये दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी देखने को मिल सकता है, टू पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक, या एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी देखने को मिल सकता है, वन पोलर एंड वन नॉन पोलर। ठीक है, तो एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी ये फोर्स देखने को मिल सकता है। उसी तरह आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी देखने को मिल सकता है, आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बन गया। उसी तरह आप कह सकते हैं कि ये आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी ये फोर्सेस देखने को मिलता है, आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 टाइप्स के ये फोर्सेस हो गए। तो इस तरह वान डेर वाल्स फोर्सेस कितनी होती हैं? 5 टाइप्स की होती हैं। अब चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस तरह इनके जो टाइप्स अभी हमने वान डेर वाल्स फोर्सेस के टाइप्स बताया, तो ये वान डेर वाल्स फोर्सेस ये कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ये लिख दें, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, दूसरा हो गया डाइपोल इंटरैक्शन, तीसरा हो गया डाइपोल या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। नेक्स्ट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट 2 3 4 5वां इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के वान डेर वाल्स फोर्सेस देखने को मिलती हैं। अब इन्हीं 5 टाइप्स को हमें एक एक करके यहाँ डिस्कस करना है। तो चलिए फर्स्ट फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट फोर्स कौन सा है? फर्स्ट है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब क्या होता है आयन डाइपोल इंटरैक्शन? तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन की अगर बात किया जाए तो ये आयन, एक तो आयन होगा। अब आयन या तो कैटायन होगा या एनायन होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, कैटायन हो या एनायन हो। अब डाइपोल क्या होगा? डाइपोल एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब ये पोलर मॉलिक्यूल में आप जानते हैं कि डाइपोल्स उसको बोलते हैं जिसमें पोलैरिटी हो, चार्ज आ जाए। जैसे HCl है, HCl में क्या है? HCl में ये निगेटिव, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह ये डाइपोल बन गया। एक पॉजिटिव और निगेटिव आयन से जो बने हैं वो बेसिकली डाइपोल की तरह वर्क करने लगते हैं। तो इस तरह HCl मॉलिक्यूल एक डाइपोल है जिसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल जो आयनिक मॉलिक्यूल हैं उनमें ये पोलैरिटी देखने को मिलता है, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इसी की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव पार्शियल चार्ज आ गया है। इसी को हम लोग डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन देखने को मिलता है उसको आयन डाइपोल इंटरैक्शन कहेंगे। आयन की जगह पे जैसे ये निगेटिव आयन ले लिया क्लोरीन और दूसरा HCl मॉलिक्यूल के बीच में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा अपनी तरफ क्लोरीन, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस तरह आयन और ये डाइपोल बन गया। तो ये आयन है और ये डाइपोल है। तो इस तरह आयन और डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन देखने को मिलता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आयन डाइपोल इंटरैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये आयन डाइपोल इंटरैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अभी जितना हम पढ़ाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा ये इसी का अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयन और
डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन, जिसको आयन डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानेंगे। और एक तरह का ये वीक इंटरेक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ये उसी का टाइप्स है। सेकेंड टाइप्स की अगर बात किया जाए तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में ये डाइपोल क्या होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बन रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने HCl ले लिया और दूसरा HCl ले लिया यहाँ पे, ठीक। अब इस पे पोलैरिटी आ जाएगी निगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये खींचेगा अपनी बॉन्ड को अपनी तरफ और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह ये निगेटिव क्लोरीन और पॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानेंगे, जो एक तरह का वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यानी इसके बाद इसी का नंबर आता है, इससे ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग देखने को मिलता है। इसी को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड इंटरेक्शन जो देखने को मिलता है वो क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन में ये आयन हो गया और ये इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब इसके ऊपर डाइपोल नहीं है ये, तो इस तरह ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो चलिए एक आयन ले लेते हैं। जैसे आयन की जगह पे हम कोई भी निगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रोमीन निगेटिव आयन ले लिया। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम H2 ले रहे हैं। H2 को इस तरह से हम लिख सकते हैं HH करके, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये निगेटिव चार्ज है। अब इस निगेटिव चार्ज की वजह से सामने वाले एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, सामने वाले एटम के ऊपर पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों इसके सामने रहेंगे तो इनके ऊपर भी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये आयन के साथ रहने की वजह से इनमें भी पोलैरिटी डेवलप हो गया, यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी आ गया। और इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित कर देना, ठीक है, प्रेरित। तो ये इस निगेटिव चार्ज की वजह से इनके ऊपर भी पोलैरिटी डेवलप हो गया, यानी इसकी वजह से ये प्रेरित हो गए। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, इंड्यूस्ड डाइपोल कहा गया है। ये परमानेंट डाइपोल नहीं थे, ये इस मॉलिक्यूल के पास, इस आयन के पास आने की वजह से इनके अंदर डाइपोल हो गया, यानी इसके संगत में ये भी अपने आप अपने ऊपर पोलैरिटी डेवलप कर लिए। तो इस तरह अब इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसी को आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। जो एक तरह का वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट, ये इससे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद फोर्थ इंटरेक्शन है और फोर्थ इंटरेक्शन को हम लोग, अच्छा यहाँ एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे अगर मान लो सोडियम आयन है, कैटायन के साथ एक एग्जांपल ले लो, और ये ऑक्सीजन है। तो अब कैटायन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अब इसके पास आया तो इसके ऊपर भी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी और इस पोलैरिटी की वजह से, अच्छा यहाँ इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये पॉजिटिव है तो सामने वाले पे निगेटिव आएगा और अपोजिट वाले पे पॉजिटिव। यहाँ निगेटिव था तो सामने वाले पे पॉजिटिव आया, अपोजिट वाले पे निगेटिव आएगा। तो इस तरह इसके बीच में अब जो अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इसी को बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यानी इस आयन की वजह से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव करने लगा और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसको हम लोग वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और उस वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो फोर्थ अगर इंटरेक्शन की बात करें तो ये फोर्थ है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन,
ठीक। अब यहाँ पे ये डाइपोल है, डाइपोल का मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। तो इस तरह पोलर और नॉन पोलर के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे, क्लोरीन हो गए, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस तरह एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस। यानी ये पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये ले लिए। अब इसकी वजह से इसके ऊपर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो क्लोरीन निगेटिव चार्ज है, तो इस सामने वाले क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख रहे हैं कि दो क्लोरीन के बीच में ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक। तो इस तरह पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक तरह का वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इससे वीक होता है। ठीक। एक और इंटरैक्शन है जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन के नाम से जानते हैं। तो 5th नंबर है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक। अब इस पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और ये वाला जो होगा ये भी नॉन पोलर होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन गैस क्या है, नॉन पोलर है, H2, और दूसरा भी ये नॉन पोलर ही होगा। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में देख लेते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये क्या बिहेव कर रहा है, डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरह ये इंस्टेंट डाइपोल हो गया, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन है इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, और इधर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस एक तरफ निगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस तरह उसके सामने जो सेकेंड मॉलिक्यूल है यहाँ पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ निगेटिव आया यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह के ये चार्ज इस पर डेवलप हो गए, और इस पे पहले ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इधर पॉजिटिव चार्ज आया। इसकी वजह से इस वाले मॉलिक्यूल में भी वही चीज़ देखने को मिला, तो इसकी वजह से ये इंड्यूस हो गया। ठीक है, यानी पहले इस पे चार्ज इस तरह की पोलैरिटी डेवलप हुआ तो इस पे अपने आप आ गया, तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब किस नाम से जाना जाएगा, इंस्टेंटेनियस, यानी त्वरित, तुरंत, तात्क्षणिक ऐसी चीज़ें देखने को, इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ये। ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि अचानक ये डाइपोल बन गया, इसके इलेक्ट्रॉन इधर और पॉजिटिव चार्ज दूसरे तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये डाइपोल की तरह काम करने लगा। इसी को इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलेंगे, और इसकी वजह से ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये भी डाइपोल बन गया, इसमें भी इसी तरह के चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो गए। तो इस तरह ये इनके बीच में अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन के नाम से जानते हैं। और ये डाइपोल इंटरैक्शन लंदन फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या इसी को डिस्पर्सन फोर्सेस भी कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक, तो लंदन साइंटिस्ट ने ये वर्क इसको ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह ये 5 टाइप्स के वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, जो एक तरह का वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो इंटरैक्शन होता है ये इसलिए बताया गया ये इंटरैक्शन, क्योंकि जो आइडियल गैस के जो रियल गैस हैं वो आइडियल गैस से किस तरह से डेविएट करते हैं, उसी बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए
ये इंटरेक्शन आपने यहाँ पे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ और बातें नहीं बची हैं जिसको करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो करते रहेंगे। थैंक यू।